अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक जो है वो ख़त्म किया था। उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले थे दैट वाज रैन मैन प्रॉब्लम। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ वी आर। आप देख सकते हो रैन ऐसे फॉल हो रही है खड़ा विद वेलोसिटी वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक आदमी इसी रैन में इसी बारिश में चल रहा है आगे की तरफ विद वेलोसिटी वी एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वी आर वी एम दोनों है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अगर इस आदमी को गीला नहीं होना है, इफ ए पर्सन डज नॉट हैव टू गेट वेट, तो उसको अब जो अम्ब्रेला होगा उसके पास उसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि जो वी आर एम की डायरेक्शन होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला रखना है। यानी कि हमें रैन की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वी हैव टू एज्यूम मैन इज एट रेस्ट, तो इसीलिए ऐड होगा माइनस वी एम। तो माइनस वी एम का और वी आर का जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा। तो वी आर एम जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी ऑफ रैन के साथ एंगल बना रही है बीटा। ठीक है, अब जो वी एम और वी आर है ये इनके बीच एंगल होगा 90, तो हम वी आर एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आर एम बराबर होगा, यानी कि वी आर एम इसका और इसका रिजल्टेंट है, जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा होगा कि ये वी ए बी है, दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, तो ये होगा वी ए बी। ठीक है, तो होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर। यहाँ पे आगे और भी आएगा ट्वाइस वी ए वी बी कॉस ऑफ 90 कॉस 90 इज 0, तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वैल्यू। ठीक है, अब ये वी आर एम एंगल बना रहा है बीटा, यानी कि अम्ब्रेला रखना है बीटा डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन विद रिस्पेक्ट टू फॉलिंग रैन। तो बीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे बीटा के अपोजिट साइड अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करूँ ऐसे, तो ये हो सकता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बनेगा बेस, तो ये जो साइड है ये इसके बराबर होगा, तो ये वी एम हो गया, और ये खड़ा वाला जो बेस है वो हो गया वी आर। तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। वी एम अपॉन वी आर, तो ये एंगल निकाल के हम अगर अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन पर रखेंगे तो पर्सन विल नॉट गेट वेट। तो दिस प्रॉब्लम इज रैन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरह से आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करने का स्कोप नहीं है। तो अभी तक जो हमने मोशन पढ़ा था या वेक्टर्स का जो कंसेप्ट लिया, इट वाज ऑल वन डायमेंशनल। हमने जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, और आगे लास्ट इक्वेशन भी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एस। वो जो हमने पढ़ा था दैट वाज फॉर वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, तो अब जो हम मोशन पढ़ेंगे दैट इज मोशन इन प्लेन, दैट इज मोशन इन प्लेन। तो आपको पहले ही पता है वेक्टर क्वांटिटी जब भी प्लेन में होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप प्लेन एक्स वाई ले रहे हो तो एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो मान लो हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में,
से इट इज़ हियर और इस पॉइंट का नाम हमने रखा P। तो ये प्लेन में इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ठीक है, तो जो लाइन, जो वेक्टर ओरिजिन को ज्वाइन करे पोजीशन ऑफ पार्टिकल के साथ, जो वेक्टर ओरिजिन को ज्वाइन करे पोजीशन ऑफ पार्टिकल के साथ, उस वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय r। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो OP वेक्टर है और डायग्राम के अकॉर्डिंग वो बराबर है r के। इट इज r। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जो ओरिजिन को ज्वाइन करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। अब ये भी प्लेन में है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इसका जो x वाला कंपोनेंट है वो स्मॉल x है, इसका जो y वाला कंपोनेंट है वो स्मॉल y है। तो आप लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू, इसका x वाला कंपोनेंट है x और यूनिट वेक्टर लगेगा i कैप, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्लस इसका y कंपोनेंट है y, यूनिट वेक्टर j कैप। ये स्मॉल x स्मॉल y है, कैपिटल X कैपिटल Y इज फॉर एक्सिस। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का इन प्लेन। अब अगर इस प्लेन में मोशन करेगा तो वो मोशन कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। तो आपको पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे। एवरी क्वांटिटी विल हैव टू कंपोनेंट्स इफ मोशन इज टेकिंग प्लेस इन प्लेन। ठीक है, तो अब हम उसको डिफाइन करेंगे। तो फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। एक पार्टिकल यहाँ पे था, से दिस इज पोजीशन, दिस पॉइंट इज A, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ गया, B पे पहुँचा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। पहले इसका पोजीशन वेक्टर ये था OA, उसका नाम रखेंगे r1। अब इसका पोजीशन वेक्टर ये है OB, इसका नाम रखेंगे r2। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पहले जो था वो OA है, यानी कि किसी टाइम t1 पे पोजीशन वेक्टर वाज OA r1, और किसी टाइम t2 पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, मतलब पोजीशन इसने चेंज की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मीन्स कि मोशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया। तो ये जो वेक्टर इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन के साथ, बाद वाली पोजीशन के साथ ज्वाइन करे, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो वेक्टर जो पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन दिखाए, रिप्रेजेंट करे ड्यूरिंग मोशन, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो बताओ r1 किसके बराबर होगा? r1 बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पहले थे x1 y1। r2 वेक्टर होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब अगर आप डायग्राम की तरफ देखोगे, तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है OA, एक है OB और एक है AB। AB इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट में, अगर मैं ट्रायंगल ला यूज़ करूं, तीन वेक्टर्स हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर है OB का, OB इज इन अपोजिट ऑर्डर, OB इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये रिजल्टेंट होगा OA का और AB का। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल ला ऑफ वेक्टर एडिशन, जो OB होगा वो रिजल्टेंट होगा OA का और AB का। ठीक है, तो AB बराबर आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा, तो ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस R1। ठीक है, तो AB बराबर होगा R2
माइनस R1। अब इसमें वैल्यू रखना है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा आर भी, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम हमने रखा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर किसके बराबर होगा? डेल्टा आर इज R2 का वैल्यू रखना है। R2 का वैल्यू है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस R1 x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये देखो x2 माइनस x1, आई कैप कॉमन है, x2 माइनस x1 तो आएगा डेल्टा x आई कैप प्लस y2 माइनस y1 तो आएगा डेल्टा y जे कैप। ठीक है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं आपके पास? दो। x कंपोनेंट है डेल्टा x, y कंपोनेंट है डेल्टा y। तो जिस तरह से पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे प्लेन में, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे प्लेन में। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गई। सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो उस सिचुएशन में वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। दिस इज मोशन इन प्लेन। अगर ये लाइन पे होता, स्ट्रेट लाइन पे, वन डायमेंशनल मोशन है कि एक ही एक्सिस पे, तो उस सिचुएशन में डेल्टा आर का एक ही कंपोनेंट होता, आइदर एक्स और वाई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो वी एवरेज आपको पता होगा, वी एवरेज इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा आर के कितने कंपोनेंट्स हैं आपके पास? दो। तो ये आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हुए? दो, बिकॉज मोशन इज टेकिंग प्लेस इन प्लेन। इसी तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको डेल्टा टी का टाइम इंटरवल का लिमिट आपने बहुत स्मॉल करना है। आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। मीन्स कि यू हैव टू यूज़ लिमिट डेल्टा टी टेंड टुवर्ड्स जीरो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। अब ये कैसे होता है, ये आपने पहले ही देखा है वन डायमेंशनल मोशन में, कैसे एवरेज कन्वर्ट होता है इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई। इसी तरह से एक्सेलरेशन, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, ए एवरेज बराबर आएगा डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो ये बनेगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन इन प्लेन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन प्लेन। ठीक है, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, जो पहले हमने निकाला डेल्टा आर। अब डेल्टा आर का वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ पे डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आपके पास वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ पहला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। बताओ एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। एक्स कंपोनेंट का स्क्वेयर तो ये आएगा, इसका स्क्वेयर या इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर। तो यू विल गेट द रिजल्टेंट या नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन।
अब अगर यही मोशन स्पेस में होता सपोज, तो हर किसी चीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते, ठीक है। यहाँ पे होता, यहाँ पे डेल्टा आर की जगह आता डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। इसी तरह से वी में भी आता डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। जेड कंपोनेंट भी आता अगर मोशन इन स्पेस होता। तो इसी तरह से जो हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसके 2 इक्वेशंस बनेंगे, वन फॉर एक्स डायरेक्शन, वन फॉर वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो x के लिए बनेगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये वही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है। इसके अब 2 बनेंगे क्योंकि मोशन हो रहा है इन प्लेन। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे एंड टाइम स्केलर क्वांटिटी। वी वाई आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो दीज आर 2 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, इसके भी 2 बन जाएंगे। एक बनेगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। ये है इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये है एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट। अब अगर आपको y कंपोनेंट चाहिए तो यू वाई टी, याद रखना ये u मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, इट इज सबस्क्रिप्ट, जस्ट टू शो कि ये इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। इसी तरह से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो कहने का मतलब ये आपको क्या याद रखना है, आपको क्या ये दिमाग में रखना इस बात को कि जब भी मोशन प्लेन में होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इन सब के 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उनके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।